हम पिछले पाठ में पढ़े थे अम्ल और भस्म के बारे में, और आज हम पढ़ेंगे अम्ल तथा भस्म की शक्तियाँ, स्टेट ऑफ द एसिड एंड द बेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है कि अम्ल और भस्म की क्या शक्तियाँ हैं, इसके बारे में जानेंगे। अब तक आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल घंटी को आप दबा दीजिए, क्योंकि अगर लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। अब हम जानते हैं प्रबल अम्ल के बारे में। प्रबल अम्ल क्या है? तो स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में बताया गया है कि वे अम्ल जो जल में घुलकर, मतलब वे अम्ल जो जल में घुलकर लगभग पूर्णतः आयनित होकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं। मतलब अम्ल में भी एक कमजोर अम्ल होती है और एक स्ट्रॉन्ग अम्ल होती है, मतलब एक वीक होती है और एक स्ट्रॉन्ग होती है। तो स्ट्रॉन्ग किसको कहेंगे? जो जल में पूरी तरह से घुलेगा। अब पूरी तरह से घुलकर मतलब पूर्णतः, वही बात कहा गया कि पूर्णतः घुलकर जो H पॉजिटिव आयन देगा वह कहलाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड, मतलब प्रबल अम्ल। तो प्रबल अम्ल कौन कौन है? HCl, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। ये जो है काफ़ी प्रबल अम्ल है, काफ़ी प्रबल स्ट्रॉन्ग अम्ल है। याद रखिएगा, नाइट्रिक एसिड जो है मतलब HCl से कम, मतलब सबसे ज़्यादा HCl स्ट्रॉन्ग है, उसके बाद नाइट्रिक एसिड है और उसके बाद कौन है? सल्फ्यूरिक एसिड हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब आते हैं वीक एसिड के बारे में, मतलब दुर्बल अम्ल के बारे में। तो यहाँ पर बताया गया है कि वे अम्ल जो जल में घुलकर सिर्फ आंशिक रूप से, मतलब जल में तो घुलेगा मगर पूरी तरह से नहीं घुलेगा, आंशिक रूप से, है ना, आयनित होते हैं, मतलब थोड़ी सी मात्रा में आयनित होते हैं और वहाँ पर वह H पॉजिटिव आयन देते हैं, तो वह कहलाएंगे क्या? आपका दुर्बल अम्ल कहलाएंगे। वही बताया गया था कि जो अम्ल में घोलकर सिर्फ आंशिक रूप में ही आयनित होते हैं, पूर्णतः नहीं होते हैं, वह हमारे वीक एसिड कहलाएंगे। मतलब पूरी तरह से जो आपका वह नहीं घोलेगा, है ना, तो वह क्या कहलाएंगे? हमारा वीक एसिड। तो इसमें कौन आ जाता है हमारा? ये आता है एसिटिक एसिड, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड का दूसरा सदस्य एसिटिक एसिड। आप जानते हैं ये कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है नींबू में। ठीक है, उसके बाद बोरिक अम्ल, और ये हमारा कार्बोनिक अम्ल, बोरिक अम्ल और एसिटिक एसिड जो है हमारा क्या है? दुर्बल अम्ल है। और बोरिक अम्ल जो है वह क्या होता है? एंटीसेप्टिक दवा में इसका उपयोग होता है। ठीक है, ये था हमारा अम्ल और भस्म की शक्तियाँ। अब कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हमने निकाला है जो एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें महत्वपूर्ण क्या है? यहाँ पर नोट में बताया गया है कि बोरिक अम्ल जिसका उपयोग एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है, यह एक क्या है? दुर्बल अम्ल है। बोरिक अम्ल क्या है? दुर्बल अम्ल है। इसका उपयोग कहाँ करते हैं? एंटीसेप्टिक। अब एंटीसेप्टिक के बारे में समझते हैं, ये क्या होता है। याद रखिएगा कि एंटीमाइक्रोबियल के अंतर्गत आता है एंटीबायोटिक और एंटीसेप्टिक। एंटीबायोटिक क्या होता है? किसी जीवाणु या कवक को वहीं पर रोक देता है, बीमारी को फैलने नहीं देता है और वहाँ पर उसको नष्ट कर देता है। जबकि एंटीसेप्टिक भी वही कार्य करता है, वह भी क्या होता है? सूक्ष्म जीवाणुओं को रोकता है और वहाँ पर वहीं पर उसको क्या करता है? खत्म करता है। और बोरिक अम्ल एंटीसेप्टिक जो होता है, किसी घाव पट्टी को मरहम करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत डिटॉल, सेवलॉन, बोरिक अम्ल, जैसे बताया गया है कि बोरिक अम्ल, इसका हम क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। अब आते हैं नोट नंबर 2। इसमें क्या बताया गया है? बताया गया है कि दुर्बल अम्ल विद्युत का कम सुचालक होता है। मतलब दुर्बल अम्ल जो होते हैं विद्युत का कम, इसमें करंट तो प्रवाहित होती है मगर प्रबल अम्ल की अपेक्षा, स्ट्रॉन्ग एसिड की अपेक्षा इसमें थोड़ा सा कम इसमें विद्युत का चालन होता है। ठीक है, अब हम आते हैं, ये तो हमने जाना प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल के बारे में। अब समझते हैं प्रबल भस्म के बारे में, स्ट्रॉन्ग बेस। ये क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है?
तो बताया गया है कि वे भस्म जो जलीय विलयन में लगभग पूर्णतः आयनित होकर काफ़ी मात्रा में OH नेगेटिव आयन प्रदान करता है, प्रबल भस्म या प्रबल क्षार कहलाता है। मतलब जो जलीय विलयन में पूरी तरह से, पूर्णतः वही कहा, पूरी तरह से आयनित होकर क्या देगा, OH नेगेटिव आयन प्रदान करेगा, वह हमारा प्रबल भस्म या प्रबल क्षार कहलाएगा। तो प्रबल भस्म में कौन होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये दो जो आपका कंपाउंड है, ये दोनों हमारा क्या है, प्रबल भस्म या प्रबल क्षार है, जो पूरी तरह से क्या होते हैं, आयनित होकर OH नेगेटिव आयन देते हैं। अब आते हैं वीक वेस्ट के बारे में, मतलब दुर्बल भस्म क्या होता है। तो इसमें क्या बताया गया है कि वे भस्म जो जलीय विलयन में सिर्फ अंशतः आयनित होकर कम मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन मतलब OH नेगेटिव आयन प्रदान करता है। मतलब ये आयनित तो होता है मगर अंशतः, पूर्णतः नहीं होता, मतलब थोड़ा सा कम मात्रा में ये आयनित होकर क्या देगा, OH नेगेटिव। मतलब जो जल में घुलेगा तो जरूर, मगर वहाँ पर OH नेगेटिव आयन की मात्रा जो होगी, देने प्रदान करने की जो मात्रा होगी, वह क्या होगा, काफ़ी कम होगा। तो वह हमारा क्या कहलाएगा, वीक वेस्ट कहलाएगा। इसमें कौन कौन सा आ जाता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सभी जो है हमारा वीक वेस्ट होता है, मतलब दुर्बल भस्म होता है। जबकि सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, हमारा प्रबल भस्म है। अब आते हैं इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में हम समझते हैं। सांद्र अम्ल, सांद्र अम्ल क्या है, तनु अम्ल का है। आप बराबर किसी रिएक्शन में देखते होंगे सांद्र अम्ल के बारे में, वहाँ पर बताया गया था कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, तनु क्या है H3, इसके बारे में बताता था बार बार। तो अब यहाँ पर समझते हैं कि सांद्र क्या होता है और तनु क्या होता है। तो बताया गया है कि जब विलयन में अम्ल की मात्रा अधिक हो, मतलब जब किसी विलयन में अम्ल की मात्रा अधिक होगी तो वो मतलब वैसा अम्ल कहलाएगा सांद्र, और जिसमें अम्ल की मात्रा कम होगी वह कहलाएगा तनु। तो आज हमने पढ़ा अम्ल की शक्ति और अम्ल और भस्म की शक्ति के बारे में जाने थे। स्ट्रॉन्ग वीक और स्ट्रॉन्ग आपका एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड और वीक बेस के बारे में आज हमने जाना। और अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे साल्ट के बारे में, मतलब नमक के बारे में जानेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।